पहले बड़ी खबर आपको देंगे, नए सीएम के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी संभव। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। कल सुबह राजनाथ सिंह पहुंचेंगे जयपुर। सीएम की रेस में शेखावत वसुंधरा का नाम शामिल, सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजस्थान को नया सीएम मिलने वाला, नया मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। आपको बता दें नए सीएम के काउंटडाउन कैसे रहेगी नई सरकार की कैबिनेट। 2024 को देखते हुए कैबिनेट की रूपरेखा जो है वो तय होगी। कैबिनेट में महिला चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है, युवा चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह, आदिवासी चेहरे को कैबिनेट में जगह देने की उम्मीद है, दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह दी जाने की उम्मीद है। कैबिनेट में भी जातीय समीकरण साधने की उम्मीद की जा रही है। तो जल्द ही नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलने वाला है। कल विधायक दल की बैठक है जिसमें चुना जाएगा आने वाला मुख्यमंत्री और साथ ही 2 डिप्टी सीएम बनने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही 2024 को देखते हुए जो है कैबिनेट की रूपरेखा तय की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा। कैबिनेट में महिला चेहरों को मौका दिया जाएगा और युवा चेहरों को भी मिल सकती है कैबिनेट में जगह, आदिवासी चेहरे को कैबिनेट में जगह देने की उम्मीद है, दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट में भी जातीय समीकरण साधने की उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल ये चर्चाएं हैं। तो फिलहाल आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ जो है घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई थी और पर्यवेक्षक जो है राजस्थान में पहुंचेंगे और जहां पर आगे जो है विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें विधायक दल की बैठक में जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री का ऐलान उसके बाद हो जाएगा। साथ ही 2 डिप्टी सीएम इस बार बनाए जा सकते हैं और सभी जातीय समीकरणों को साध कर कैबिनेट भी बनेगी। और आपको बता दें कि लगभग 14 से 15 दिसंबर से पहले जो है माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद जो है आगे 2 डिप्टी सीएम भी होंगे और कुछ कैबिनेट मंत्री भी होंगे जो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। तो फिलहाल ये पूरी रूपरेखा है भारतीय जनता पार्टी की। अब उम्मीद की जा रही है कि जो पर्यवेक्षक तैनात राजस्थान में भेजे गए हैं वो पर्यवेक्षक सभी को अच्छे से समझा के और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए नए मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कई नाम ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री के कई नाम जो है वो चर्चाओं में चल रही हैं। रोशन संवाददाता से अधिक जानकारी ले लेते हैं। रोशन, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं राजस्थान के लिए। अब कल विधायक दल की बैठक मानी जा रही है। इस बार बहुत सारे समीकरण नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में हर जातीय समीकरण को साधा जाएगा, ये चर्चाएं हैं। साथ ही ये भी चर्चा है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे सीएम के साथ। देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, इस तरीके का कयास लगाया जा रहा है कि 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम है वो हो सकते हैं। सीएम के पद के ऊपर ब्राह्मण का चेहरा हो सकता है, क्षत्रिय हो सकते हैं। इस तरीके के जातिगत जो समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कवायद चल रही है, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी आला कमान है उसे फैसला लेना होगा इस पूरे मामले के अंदर। और देखिए अब तक का कहा जा सकता है कि जो ट्रैक रहा हो, चाहे अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी हो, इन लोगों ने एन वक्त के ऊपर चौंकाया है। ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान का जो अगला सीएम कौन होगा। क्या ओम माथुर होंगे, ओम बिरला होंगे, अश्वनी वैष्णव होंगे या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होगी या फिर जो वर्तमान में जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी है वो होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके की अभी जो चर्चाएं हैं, कल देखिए जिस तरीके से 3 पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति हुई जिसमें राजनाथ सिंह को कमान दी गई, इसके अलावा सरोज पांडे है, विनोद तावड़े हैं जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है। कुल मिलाकर ये जो तीनों नेता फीडबैक यहाँ से जुटाएंगे, बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर आ जाएंगे। कल विधायक दल की बैठक यहाँ पर होनी है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि मल मास लगने से पहले जो राजस्थान का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होना सुनिश्चित है। लगातार इस पूरे राजस्थान के घटनाक्रम के ऊपर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह हो या फिर जो बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा हो, वो लगातार निगाहें बनाए हुए बैठे हैं। देखिए कल सीपी जोशी ने मुलाकात करी, पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे है उन्होंने यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करी। तो हर कोई जो है जो अपनी दावेदारी यहाँ पर जता रहा है। वहीं जो बाबा बालकनाथ है वो भी यहाँ पर मिले थे, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि स्पष्ट है कि जिस तरीके से
बीजेपी आलाकमान ने अब तक जो फैसले लिए हैं उन फैसलों में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। ऐसे में ये कहा जाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके की जो खबरें आ रही कि एक मुख्यमंत्री होगा तो जातिगत जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में दो मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में इस वक्त हम देखें तो कई महिला उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर आई हैं और ये भी कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। ऐसा माना ये भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम में एक महिला को जगह मिल सकती है और कैबिनेट में भी महिला उम्मीदवारों को जगह मिल सकती है जो विधायक जीत के आई हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें तमाम कहा जा सकता है कि तमाम चीज़ों का समावेश होगा, तमाम जातिगत जो समीकरण है उनका समावेश होगा, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल जो विस्तार है फोकस ये रहेगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी किस तरीके से जो अपनी जो जीत हासिल कर सकती है, जो 25 जो यहाँ के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो फिर से चुनकर जाए, ये कुछ फोकस यहाँ पर रखा गया है। ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो एक जो महिला मुख्यमंत्री होती है तो या फिर जो उप मुख्यमंत्री होंगे दो जो वो पुरुष होंगे, उसमें जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, या फिर जो पुरुष वर्ग से अगर सीएम फेस होता है तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री जो है वो महिला एक हो सकती है। उसमें जातिगत जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। जो कहा जा सकता है कि तमाम तरीके के जो जिस तरीके की जो अटकलें यहाँ पर जो आ रही है, चाहे जो एससी वर्ग है उसे साधने की कोशिश हो, तो जो राजपूत कम्युनिटी है या जाट जो कम्युनिटी है, तमाम इस तरीके की जो जातिगत समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। मंत्रिमंडल में इस तरीके से जो विस्तार किया जाएगा कि एक अपने आप में कहा जा सकता है कि एक चौंकाने वाले जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से अभी तो दौड़ देखी जा रही है, ओम माथुर से लेकर ओम बिरला हो या फिर अश्वनी वैष्णव हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, तो सीएम की कुर्सी की जो दौड़ में शामिल है, वहीं सीपी जोशी जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा किरोड़ी मीणा बताए जा रहे थे, दिया कुमारी यहाँ से हैं, बाबा बालकनाथ हैं, तो कई ऐसे जो नाम हैं, कई ऐसे जो चेहरे हैं वो इस पूरी दौड़ के अंदर शामिल है। हालांकि कुल मिलाकर इस पूरे जो फैसला जो लिया जाएगा वो आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं जो एक कदम आगे बढ़ी है कल। ऐसे में जो पर्यवेक्षकों की ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम कयास हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आपको बता दें सीएम फेस पर चर्चाओं के बीच बाबा बालकनाथ का पोस्ट जो है वो बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने फेसबुक पर लिखा है, सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों को नजरअंदाज करें, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव लेना है। तो ये साफ तौर पर सीएम फेस की चर्चा के बीच एक पोस्ट जो है बाबा बालकनाथ की तरफ से किया गया है और उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं उस पर आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें। सीएम फेस की चर्चाओं के बीच क्योंकि बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा था, ऐसे में अब बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बड़ा एक नोट हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मुझे पार्टी व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा करने का अवसर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। अभी मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव प्राप्त करना है। तो यहाँ पर महंत बाबा बालकनाथ योगी की तरफ से ये फेसबुक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अभी जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं उनको आप नजरअंदाज करें, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव लेना है। तो साफ है कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ का ये पोस्ट करना बहुत जरूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही थी जिसमें बाबा बालकनाथ आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इसकी चर्चाएं थी। राजस्थान में सीएम फेस की हर तरफ चर्चा है, साथ ही इस बार डिप्टी सीएम बनने के कयास भी लगाए जा रही हैं। क्या बीजेपी इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाएगी, इसकी चर्चा भी हर तरफ है। लेकिन क्या आपको पता है डिप्टी सीएम का पद क्यों और किसे मिलता है, डिप्टी सीएम के पास कितनी ताकत होती है, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में सीएम का सस्पेंस 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन चर्चाएं सीएम के साथ ही इस बार डिप्टी सीएम को लेकर हो रही है।
कहा जा रहा है कि सीएम के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। ऐसे में कई सवाल डिप्टी सीएम को लेकर भी किए जा रहे हैं। सीएम का चुनाव कैसे होता है, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम कैसे तय किया जाता है? क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम चुनने का क्या है तरीका? हालांकि समय समय पर ये बात भी उठती रही है कि क्या उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं जिक्र है या फिर केवल राजनीतिक दलों ने सत्ता के समीकरण को साधने के लिए ये पद बनाया है। वैसे भारतीय राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद की परंपरा लंबी है। कई सालों से पार्टी इस पद पर अपने वरिष्ठ नेता को बिठाती रही है। ऐसा समझा जाता है जब मुख्यमंत्री के समकक्ष ही पार्टी के भीतर कोई दूसरा नेता भी होता है तो उन्हें डिप्टी पद दे दिया जाता है या फिर गठबंधन सरकारों में साझा प्रोग्राम के तहत डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डिप्टी सीएम अलग से शपथ ले, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे एक मंत्री शपथ लेता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी शपथ लेता है। साथ ही डिप्टी सीएम की शक्ति भी एक मंत्री जितनी ही होती है। इन पदों पर तैनात व्यक्ति मुख्यमंत्री गैर मौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुवाई भी नहीं कर सकता है और न ही उसे दूसरे मंत्रियों से अलग कोई भत्ता या सुविधा मिलती है। राजस्थान में ये भी चर्चा है कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के पास कितनी ताकत होगी और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ये बात क्या आपको पता है? यानी आसान भाषा में कहा जाए तो सियासी समीकरण बनाए रखने के लिए किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद क्रिएट किया जाता है। यही कारण है कि किसी डिप्टी सीएम के पास सीएम जैसे अधिकार या उससे कुछ कम अधिकार नहीं होते, बल्कि उसके अधिकार भी मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों की तरह ही होते हैं। डिप्टी सीएम अपने विभाग के लिए ही जिम्मेदार होता है। कहा जाता है कि नेताओं को खुश रखने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। हालांकि संविधान में इसका कोई जिक्र भी नहीं है। डिप्टी सीएम को कोई अलग से शपथ भी नहीं दिलाई जाती। जैसे एक मंत्री कार्य करता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी होता है। राजस्थान में अब तक 5 डिप्टी सीएम बने हैं। बीजेपी सरकार में 1 बार डिप्टी सीएम बना है, जबकि कांग्रेस सरकार में 4 बार डिप्टी सीएम बने हैं। सबसे पहला नाम टीकाराम पालीवाल का है, जो 1952 में डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद बीजेपी के हरिशंकर भाभड़ा डिप्टी सीएम बने, जो पूरे 5 साल 1993 से 1998 तक डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2002 में बनवारी लाल बैरवा 7 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने। इसके बाद 2003 में 11 महीने के लिए कमला बेनीवाल डिप्टी सीएम बनी और अब तक के अंतिम डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, जो लगभग 1.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे। ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में ही डिप्टी सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी सीएम हैं, कई प्रदेशों में 2 डिप्टी सीएम हैं। देश का कोई भी राज्य डिप्टी सीएम से अछूता नहीं रहा है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी भी डिप्टी सीएम बना सकती है। सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम बनाकर सभी समीकरण साध लिए जाते हैं? क्या डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राजस्थान में समीकरण साध लेगी? कहा जा रहा है कि राजस्थान विजय में कई जातिगत और सामाजिक समीकरणों का योगदान रहा है। ऐसे में बीजेपी सभी को भागीदारी देकर साधने की कोशिश करना चाहती है। कौन सीएम डिप्टी सीएम बनता है, ये तो नाम सामने आने पर ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान को मिलने वाला है नया सीएम। विधायक दल से पहले सीपी जोशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे का समय होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 1 बजे का समय होगा जब प्रेस वार्ता होगी। अब देखना होगा कि सीएम विधायक दल के से पहले सीपी जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर किन बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, किन चीजों को ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानकारी इस वक्त आपको देंगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान में हार पर कांग्रेस का महामंथन, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का महामंथन, दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर आज होगी समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक, सोनिया गांधी राहुल गांधी की मौजूदगी में होगी बैठक। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट मौजूद रहेंगे और
प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे मौजूद। सीपी जोशी, गौरव गोगोई सहित दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान में हार पर कांग्रेस का ये महामंथन जो है आज रहने वाला है। दिल्ली में ये बड़ी बैठक रहेगी। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट इसमें मौजूद रहेंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें मौजूद रहेंगे और सीपी जोशी, गौरव गोगोई सहित दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो हार पर कांग्रेस का ये महामंथन रहने वाला है। आपको बता दें, अशोक गहलोत की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, भाजपा की पोल खुलती जा रही है, बीजेपी सीएम का चेहरा नहीं तय कर पाई है, 6 दिन बाद भी बीजेपी नहीं दे पाई है मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष हाईकमान घोषित करेगा। तो ये बड़ी बातें जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के चेहरे को लेकर उन्होंने यहाँ पर कटाक्ष किया है। दिल्ली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी, और यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस का एक मंथन रहने वाला है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए जरा। चुनाव लोकल मुद्दों में लड़ा जाए, ये हमने मांग करी थी। जो 5 साल परफॉर्मेंस हमारी थी उसमें कोई कमियां बताते, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके 5-7 मुख्यमंत्री आ रहे थे, जो कुछ भी लोग आए थे, किसी ने भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। ये इस बात का दुख है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, विधानसभा के अंदर 5 साल में हमने काम कितने किए हैं, नहीं किए हैं, कमी रखी है, खामी रखी है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वो कन्हैयालाल और झूठ बोलते रहे, वो 5 लाख दिए, 50 लाख उसको मिले थे, पब्लिक में जेल में भर दिया, उसको बहुत कम पैसा मिला। इतनी बड़ी घटना हुई, ये कोई नहीं कहता एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, एनआईए ने अभी तक उसकी जांच पूरी उन्होंने नहीं करी है। हमारे पास केस होता तो अभी तक तो हो सकता है सजा डिक्लेयर हो जाती, कुछ नहीं किया इन्होंने। पर इश्यू क्या बनाए, नेशनल इश्यू बना दिए और तनाव में भड़काने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, और ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम। तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है, वही हुआ। हमने कहा तो माई बाप तो जनता है, जो फैसला आएगा उसको हम बड़े ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, वही बात हुई है। ठीक है सर, समीक्षा बैठक में आपकी तरफ से आप क्या मानते हैं कि राजस्थान इस बात बोलो मैं आपको, क्या मुद्दे समीक्षा, रहे और क्या कारण रहा कि आप लोग समीक्षा तो ईद में कह रहा हूँ, मुद्दा रहा उन्होंने भड़काने वाले काम किए, उनके पास कोई मुद्दा था नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, संविधान की दर्जा उड़ा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव चलते हुए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्ता में नहीं लौट पाए, कमियों पर चर्चा करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा की बड़ी बातें, पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। सत्ता में नहीं लौट पाए, कमियों पर चर्चा करेंगे, पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश का पालन करेंगे, लोकसभा चुनाव में मजबूती से जाएंगे। सत्ता में नहीं लौट पाए तो लोकसभा चुनाव में मजबूती से जाएंगे, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तो हम आदर से स्वीकार करते हैं। हमने अच्छी मेहनत की, योजनाएं हमारी अच्छी थी, चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन परिणाम जो सकारात्मक नहीं रहा। तो हम सब मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तमाम जितने कैंडिडेट थे, हमारे संगठन के लोग थे, उनसे सबसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के बाद में आज पार्टी आला कमान ने मीटिंग बुलाई है, तो उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम में क्या कमियां रही जिसकी वजह से हम सरकार में पुनः नहीं लौट पाए, और उसके बाद में उन चर्चाओं के आधार के ऊपर पार्टी नेतृत्व जो आगे दिशा निर्देश देगा उसमें मजबूती के साथ में हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और लोकसभा चुनाव में सर राजस्थान में लगभग कहा जाता है कि रिवाज नहीं बदलता, आप लोगों ने दावा भी किया था, आप लोग क्या कारण मानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस देखिए, कारण एक नहीं होता है, कई कारण हो जाते हैं, लेकिन हमने चुनाव अच्छा लड़ा और पार्टी की जो स्कीम्स थी, जो फ्लैगशिप योजनाएं थी वो अच्छी थी। पार्टी संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। लखवीर, देखिए, कांग्रेस का हार पर मंथन आज हो रहा है, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और कौन कौन नेता इसमें रहेंगे?
जी बिल्कुल ममता, आज कांग्रेस पार्टी अपने हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सुबह 11 बजे ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम लोग मौजूद रहेंगे और उन कारणों पर समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार तमाम योजनाओं को बेहतर बताने के बावजूद, 7 गारंटियां देने के बावजूद क्या कमी रह गई कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई। क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं ने भी दावे किए थे कांग्रेस पार्टी के कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा और हमारी योजनाओं के आधार पर हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीद भी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ उलट। राजस्थान में रिवाज बरकरार रहा और भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों के साथ सत्ता में आ गई। ऐसे में पार्टी जानना चाहती है कि क्या योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में कोई खामियां रही या फिर पार्टी के भीतर कोई गुटबाजी रही, पार्टी के नेताओं के भीतर। ठीक है लखवीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ये बहुत बड़ी खबर है, सुखदेव हत्याकांड के आरोपी भाग सकते हैं विदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी पासपोर्ट के जरिए भाग सकते हैं विदेश। नेपाल बॉर्डर से विदेश भागने की फिराक में आरोपी। पासपोर्ट ऑफिस से जानकारी जुटा रही है जांच टीम। पुलिस ने आरोपियों पर घोषित कर रखा है 5-5 लाख का इनाम। 5 दिसंबर को जयपुर के श्यामनगर में हुई थी गोगामेड़ी की हत्या। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है कि गोगामेड़ी के हत्यारे विदेश भाग सकते हैं। पूरी रणनीति उन्होंने तैयार की है। फर्जी पासपोर्ट बनाने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देंगे। गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के गुर्गों के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़। दिल्ली स्पेशल सेल ने लॉरेंस के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। साउथ ईस्ट दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के गुर्गों के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़। दिल्ली स्पेशल सेल ने लॉरेंस के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शंकर, गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या बड़ी जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के तहत जिस तरह से 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसका संबंध सीधे तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में जो काफी समय से जुड़ा हुआ था। और इन दोनों आरोपियों की अगर बात करें तो इसमें पहला जो आरोपी है उसका नाम अनीश है, जो मूल रूप से रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। और इसके साथ ही दूसरा जो आरोपी वो हालांकि अभी नाबालिग है, वो अपने आप को नाबालिग बता रहा है। उसके उम्र से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद इस मामले में तफ्तीश की जाएगी। तो जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और इसके साथ साथ अनमोल बिश्नोई, जो अनमोल बिश्नोई की बात करें तो ये लॉरेंस बिश्नोई का रिश्तेदार है, भाई है और उसके इशारे पे ये काम कर रहा था। तो इसके बारे में स्पेशल सेल को महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि ये साउथ ईस्ट दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आया है और उसके बाद इसके खिलाफ तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद जब इसे रोकने की कोशिश की गई तो उसके बाद वहां मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के दौरान में इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के बाद आगे की तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है कि किस तरह से इसका संबंध राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में है। और राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में इसका काफी प्रभुत्व रहा है, उसकी काफी पकड़ रही है। और राजस्थान के साथ सटा हुआ जो पंजाब का इलाका है वहां पर भी किस तरह से उसका कनेक्शन है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको देंगे। धौलपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 7 बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है। फैक्ट्री में बाल श्रम करते बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है। एक बालक को भी दस्तयाब किया गया है। शैक्षणिक दस्तावेज मंगाकर जांच की जा रही है। बालिकाओं को सखी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि एक बालक को भी इस दौरान दस्तयाब किया गया है। संवाददाता हरिवीर फोन लाइन पे हमारे साथ है। हरिवीर, 7 बालिकाओं के साथ एक बालक को दस्तयाब किया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी यूनिट और सदर थाना चाइल्ड लाइन और जनसाहस ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। ये कार्रवाई रीको स्थित एक मेडिकल ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री है, वहां पर की गई है।
जो कार्रवाई के दौरान जो फैक्ट्री में कथित बाल श्रम करती हुई 7 बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है। हालांकि इनकी उम्र को लेकर शैक्षणिक दस्तावेज मंगाकर जांच की जा रही है और ये बाल कल्याण समिति धौलपुर के जो सदस्य हैं सोनपाल, उन्होंने बताया है कि जो इसमें 7 जो बालिका हैं उनको दस्तयाब किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ बालिका है वो जिले से बाहर की बताई जा रही है, तो उनके जो कागज है, ठीक है, तो उम्र के मंगाए जा रहे हैं। और साथ ही जो सदर थाने के पास से एक बालक घूम रहा था भिक्षावृत्ति करते हुए, उसको भी दस्तयाब किया गया है। जो बालिकाएं जो दस्तयाब की गई है इनको सखी सेंटर में शिफ्ट किया गया है और उनकी जो उम्र है उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद की कार्रवाई। ठीक है हरिवीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम है, सांसद से विधायक बन चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, बालकनाथ योगी, ये तमाम नाम भी फहरिस्त में बने हुए हैं। ऐसे में जब इतने दिग्गजों के नाम सामने आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो, सिर्फ वसुंधरा राजे से इसे जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि जब इतने नाम चल गए हैं, कई लोगों ने अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी है, तो स्वाभाविक है कि अगर इनमें से किसी एक का नाम कटता है और तो किसी प्रकार का कोई बगावत ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई दूसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ये पार्टी चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अभी देखिए नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री उन्हीं में से होगा जिनका नाम चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नाम से चौंकाए और कोई चौंकाने वाला नाम सामने आए। देखिए ये शॉकिंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने लखवीर, कि हमेशा जो नाम कहीं चर्चाओं में भी नहीं रहता है वो नाम निकलकर सामने आ जाता है और वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है। देखिए ये शॉकिंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। बिल्कुल, मैं वही कह भी रहा था ममता कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर जब फैसले होते हैं तो काफी चौंकाते हैं। और हमने देखा भी कि पिछले राज्यों में जिस प्रकार से ऐलान किया गया मुख्यमंत्री का, तो सबके सामने चौंकाने वाली तस्वीरें आई। किसी को अंदाजा नहीं था कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, और न केवल भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि पूरे संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया, मंत्रिपरिषद में बदलाव किया गया, मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया, कई नेताओं को केंद्रीय राजनीति में भेजा गया। तो काफी चौंकाने वाले फैसला था। और ऐसा ही नजारा हमने देखा कि उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया, जब तीरथ सिंह रावत का नाम आया और बाद में पुष्कर सिंह धामी का जब नाम आया, तो किसी को उम्मीद थी नहीं। ऐसे में स्वाभाविक है कि राजस्थान में भी ऐसा कोई फैसला हो सकता है। लखवीर, और अपडेट लेंगे आपसे। सौरभ संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए जिसका इंतजार था, 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, 3 बड़े नाम, वरिष्ठतम नेता राजनाथ सिंह जिन्हें राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए ये राजस्थान पर्यवेक्षक नियुक्त होने के साथ अब ये पूरी सप्ताह की कल ही जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो हो सकती है और पर्यवेक्षक तो आप शाम को कल सुबह जयपुर आ सकते हैं। और विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री को लेकर राजनीति जो है वो की जा सकती है। और एक कह सकते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव जो है वो इस विधायक दल की बैठक में पारित किया जा सकता है कि जो तमाम विधायकों की राय ली गई है उसके बाद। ठीक है सौरभ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल हम वो 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिन्हें और ब्रेक के बाद आपको रूबरू करवाएंगे जयपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना जारी है। मतपेटियों से मतपत्रों की जा रही छटनी। सभी मतपत्रों को कंप्यूटर और स्कैनर से किया जा रहा है स्कैन। सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्रों पर पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी काउंसलिंग सेंटर पर मौजूद, चुनाव समिति के पदाधिकारी भी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। तो बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर इस वक्त मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मतपेटियों से मतपत्रों की छटनी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये मतगणना हो रही है। मतपत्रों को कंप्यूटर और स्कैनर से किया जा रहा है स्कैन। बार एसोसिएशन के चुनावों की मतगणना जारी है। सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं और निर्वाचन अधिकारी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पर पूरी सुरक्षा के बीच काउंटिंग इस वक्त हो रही है। चुनाव समिति के पदाधिकारी भी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। राकेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ हैं जयपुर से। राकेश, देखिए आज बार एसोसिएशन के लिए जो चुनाव कल हुए थे उसके लिए वोटिंग काउंटिंग हो रही है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर की 1500 से ज्यादा अदालतों में एक ही दिन में ये मतदान प्रक्रिया हुई है। आज मतगणना शुरू हुई। हम सीधी तस्वीर हैं जो राजस्थान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, जो कभी एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन हुआ करती थी, दी बार एसोसिएशन जयपुर। वहां पर मतगणना का कार्य जो है जारी है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मतपेटियां हैं उनको खोलकर मतपत्र हैं उनको यहाँ पर बंडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। जिन मतदाताओं ने मत का जो प्रयोग किया है, अब किस किस को मत जो दिया है, ये जब काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग में सबका एक वर्गीकरण अलग अलग जो इनको डिफाइन किया जाएगा उसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन सभी अदालतों में लगभग 1500 अदालत राजस्थान में हैं, जहां पर एक ही दिन में जो है बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। चूंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई है और यहाँ हम देख सकते हैं जो सभी प्रत्याशी हैं उनके एक उम्मीदवार हैं, उनके एक एक प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ योगेंद्र सिंह तंवर हैं जो मुख्य चुनाव अधिकारी यहाँ पर हैं। आज मतगणना शुरू हुई है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं, कैसे मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है? देखिए, हमने चुनाव की जो मतगणना है 9 बजे प्रारंभ कर दी थी। हमारे जो टीम मतगणना की है वो सुबह जल्दी आके और हमने सील जो बंद कमरे की थी वो कैंडिडेट्स को दिखाई। उसके बाद जो मतपेटियां थी उनकी सील दिखाई और दिखाने के बाद में हमने एक एक डब्बे को सामने खोल के और उनको इस तरह से खोल के सीधे किए जा रहे हैं। सीधे करने के बाद में हम इनकी 50-50 की संख्या में बंडल बनाए हैं और इन 50-50 के बंडल को स्कैन करके और हम सभी के सामने मतगणना स्कैन करके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से मतगणना की जा रही है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार कुल कितने प्रत्याशी यहाँ पर हैं और कितने मतदाता हैं, कितने % वोट हुआ है? हमारा करीब 83% वोटिंग हुई है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और बार काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार ही मतदान हुआ है। और इसका जो रिजल्ट है, जैसे जैसे ही स्कैन होंगे वो सब देख पाएंगे। हम अंदर बैठे उम्मीदवारों को भी दिखा रहे हैं और सामान्य जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको भी एक स्क्रीन बाहर लगाई है, उससे वो देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो इस बार बार एसोसिएशन के चुनाव में हाईटेक जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल किया गया है। जब मतदान के दौरान ई मतदाता पर्ची निकाली गई थी ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। इस बार स्कैन करके सीधे परिणाम डिस्प्ले की हम आपको स्क्रीन दिखाएंगे दर्शकों को कि ये स्क्रीन है जहां पर स्कैन करने के बाद अपने आप जो है परिणाम वहां पर संख्या काउंट होगी। संख्या काउंट करने के बाद यानी पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई आरोप या भेदभाव बरतने की बात सामने नहीं आए। हम देख सकते हैं मतपेटियां खोल करके और लगातार यहां पर मतपत्रों की जो छटनी है वो की जा रही है। बंडल बनाए जा रहे हैं, 50-50 मतपत्रों का एक एक बंडल बनाया जा रहा है और उसमें से किस प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, ये तस्वीर हम पहली तस्वीर बार एसोसिएशन के चुनाव की सीधी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 20 वोट में से अनरिजर्व और ये पूरी कैटेगरी दिखाई गई है। प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और इसी के जरिए बाहर जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो चुनाव परिणाम देख पाएंगे। यानी पूरी मतगणना किस तरीके से की जा रही है हम सीधे दर्शकों को, क्योंकि राजस्थान में प्रदेश भर की सभी अदालतों की बार एसोसिएशन के आज मतगणना है। एक ही दिन में चुनाव हो रहे हैं। 1 बार 1 वोट पैटर्न पर इस बार चुनाव पद्धति को अपनाया गया है। चुनाव समिति के पदाधिकारी हम देख सकते हैं यहाँ। बिल्कुल, हम तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर कोटा से इस वक्त सामने आ रही है। 10वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। मृतका कुन्हाड़ी इलाके की रहने वाली थी और आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है।
कोन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आप समझ सकते हैं 10वीं क्लास की ये छात्रा है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर 10वीं क्लास की छात्रा को किस बात का ऐसा तनाव था कि उसने मौत को गले लगा लिया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 10वीं क्लास की छात्रा बताई जा रही है। सुसाइड का ये पूरा मामला सामने आया है। अब कोन्हाड़ी थाना क्षेत्र इस पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस, और पुलिस की जांच में सामने आ पाएगा कि आखिर छात्रा ने आत्महत्या क्यों की। बहुत कम उम्र है छात्रा की, क्योंकि 10वीं क्लास से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मृतका की उम्र कितनी रही होगी, और फांसी लगाने के पीछे कारण क्या है उसकी जांच जारी है। संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पे हमारे साथ है। ओम प्रकाश, 10वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, क्या कारण सामने आए हैं? देखिए, कारणों के बारे में फिलहाल जो कोन्हाड़ी थाना पुलिस है वो भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा सरकारी स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा थी और अपने ही घर पर पंखे से लटककर मौत को गले लगा लिया। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कह रही है। मृतका के जो है माता पिता का तलाक हो चुका था, पिता के साथ ये जो है मृतका रह रही थी और अपने ही घर में इन्होंने सुसाइड कर लिया। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है। कोन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में पहले कोचिंग छात्र छात्राओं के आत्महत्या के मामले वैसे ही बढ़ रहे हैं। अब एक और जो छात्रा है उन्होंने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। तमाम प्रयासों के बावजूद कोचिंग नगरी में छात्र और छात्राओं के आत्महत्या के जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं और लगातार जो है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और 10वीं क्लास की छात्रा का फांसी लगाना अपने आप में बहुत सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। जैसा बात श्रीगंगानगर की करते हैं। सर्दी ने यहां पर भी तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भीषण ठंड और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारा 10 डिग्री के नीचे लुढ़कने से गलन बढ़ गई है और रबी की फसल के लिए ठंड फायदेमंद बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से जहां एक और आम लोगों की दिनचर्या में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वहीं किसान तबका काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो दिन और रात के तापमान में गिरावट की वजह से और कोहरा पड़ने की वजह से रबी की फसलों को अच्छा खासा फायदा मिल रहा है। रविंद्र पथ की ओर जाने वाले मार्ग पर हल्का कोहरा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोहरा बहुत ज़्यादा घना नहीं है। हालांकि शहर से बाहर यदि हम निकलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कोहरा थोड़ा सा घना हो जाता है, जो रबी की फसलों के लिए खास फायदेमंद होता है। सड़कों पर भी लोगों की जो आवाजाही है वो खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है, तो ऐसे में जो मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या थी वो शहर में अब घटती हुई दिखाई देने लगी है। साथ ही जो लोगों का रूटीन है वो लोगों का रूटीन भी अब काफ़ी देरी से शुरू होता है, क्योंकि सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे तक ठंड रहती है, तो ऐसे में लोग ठंड से बचने का हर संभव। आगे बढ़ते हैं। डीडवाना शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इसके बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गंदगी के कारण इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। आपको बता दें, नई नवेली बनी सब्जी मंडी भी कचरे का ढेर बन चुकी है, जिसे लाखों रुपए खर्च कर नगर परिषद ने बनवाया है, लेकिन अब तक मंडी की दुकानों का अलॉटमेंट नहीं किया गया है। पास में ही स्कूल भी है, रोज हजारों लोगों का आना जाना रहता है। इसके बावजूद भी यहाँ की सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। इस गली की समस्या काफी लंबे समय से है। यहाँ कचरे के अंबार लगे हुए हैं। पास में हमारे शिक्षा विभाग का ऑफिस है। शिक्षा अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे कितनी दफा बोल दिया, कोई सुनाई नहीं है। जब देखे एक ट्रैक्टर नगर पालिका का आता है, वो ऊपर से जितना आता है वो कचरा डाल लिया, बाकी छोड़ दिया। पास में ये मंदिर है, बाहर से लोग यहाँ आते हैं मंदिर के अंदर, तो वहाँ गाड़ी खड़ी करके जब रस्ते से आते हैं ना, तो ऐसे मुँह ऐसे करके आना पड़ता है। क्यों कि कुत्ते और सुअर जो है ना वो मरे हुए पड़े हैं। कितना ही हमने लोगों को समझा दिया, बता दिया, न्यूज़ भेज दी, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। आज हालात आपके सामने, आप मौजूद खड़े हैं, आप खुद देख लो। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में रसूखदारों के अतिक्रमण के आगे प्रशासन नतमस्तक नजर आने लगा है। शहर के विजय स्तंभ चौराहे पर बने गौरव पथ सड़क योजना पिछले कई सालों से अतिक्रमण की भेंट चढ़ा नजर आ रहा है। दरअसल 2017 में पूर्व सीएम राजवे के कार्यकाल में शहर को 15 करोड़ की लागत से गौरव पथ की सौगात दी गई थी, जो कि अब एक नामचीन होटल पार्किंग के तौर पर तब्दील हो गया है, जिससे आमजन को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
साथ ही होटल अपने पर्यटकों के वाहन गौरव पथ पर खड़ा कर देता है, जिस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। वहीं गौरव पथ के किनारे रोड लाइट भी लगाई गई थी, जिसमें से कुछ गायब भी हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ स्वागत किया। तो तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जोधपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारी ने प्रचंड जीत की बधाई दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत का जोरदार स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहे और उनका जोधपुर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा जालौर के रानीवाड़ा से विधायक बने रतन देवासी का आबू रोड पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने माउंट आबू में रैली निकाली और रतन देवासी ने धारेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बता दें कि रतन देवासी का माउंट आबू से बचपन से ही जुड़ाव रहा है। लोगों से बात करते हुए रतन देवासी ने कहा कि माउंट आबू के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देवासी का माउंट आबू में से विशेष जुड़ाव है और रतन देवासी का जगह जगह स्वागत भी किया गया। और चलिए आपको सीधे ग्लोबल थॉट लीडरशिप कार्यक्रम में लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। एस्टिमेट्स के अनुसार भारत को भी 2070 तक नेट जीरो टारगेट हासिल करने के लिए कम से कम $10 ट्रिलियन की जरूरत होगी। इस इन्वेस्टमेंट की एक निश्चित राशि को ग्लोबल सोर्सेज के द्वारा भी फाइनेंस करना होगा। इसलिए हम आईएफएससी को सस्टेनेबल फाइनेंस का भी एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। भारत को एक लो कार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी ग्रीन कैपिटल फ्लो के लिए गिफ्ट आईएफएससी एक एफिशिएंट चैनल है। ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबल बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का विकास होने से पूरी दुनिया की राह और आसान होगी। आप जानते हैं कि भारत ने COP28 में एक प्रो प्लैनेट इनिशिएटिव के तौर पर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का ऐलान किया है। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी अनुभवी लोग ग्रीन क्रेडिट के लिए एक मार्केट मैकेनिज्म डेवलप करने पर अपने आइडिया जरूर दें। साथियों, भारत आज विश्व के फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट में से एक है। फिनटेक में भारत की ताकत गिफ्ट आईएफएससी के विजन से जुड़ी है, जिसके कारण ये स्थान फिनटेक का एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। 2022 में आईएफएससी ने फिनटेक के लिए एक प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया था। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी में एक फिनटेक इनिशिएटिव स्कीम भी है, जो इंडियन और फॉरेन फिनटेक को ग्रांट देता है। गिफ्ट सिटी में दुनिया के लिए ग्लोबल फिनटेक वर्ल्ड का तो इन्फिनिटी फोरम के दूसरे एडिशन का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।